नमस्कार, डीडी हिमाचल के सभी दर्शकों का एक बार फिर आज की बात के एक और अंक में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश और आज की बात के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं विकसित भारत की। साल 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। साल 2047 तक भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे और केंद्र सरकार का ये लक्ष्य है कि साल 2047 तक भारत दुनिया भर में एक विकसित राष्ट्र के तौर पर अपनी एक पहचान बनाए। और इस पहचान को बनाने के लिए, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी से प्रयास किए जाने लगे हैं, केंद्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी और आम नागरिक के स्तर पर भी। इन प्रयासों में कितनी गंभीरता है, कितना इनका महत्व है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इसके प्रति आम नागरिक के जागरूक होने की, उसके आगे बढ़ने की, उस पर आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश की युवा शक्ति के एक प्रतिनिधि आज मौजूद हैं। हमारे साथ पीयूष शर्मा है। पीयूष, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन मैं दे दूं। पीयूष शर्मा अभी हाल ही में जो दिल्ली में नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया था, उसमें विकसित भारत को लेकर अपना जो विचार व्यक्त करने के लिए खास तौर पे इनका चयन किया गया था। हिमाचल से 20-25 के करीब जो युवा हैं उनका चयन किया गया था और उसमें से पीयूष शर्मा भी एक हैं अपनी कैटेगरी में। इसके साथ साथ बीटेक है बैंगलोर से, अपने एक स्टार्टअप को लेकर भी एक प्लानिंग कर रहे हैं और आने वाले वक्त में एक बड़े स्टार्टअप के उभरते प्रेरणा स्रोत के तौर पर एक नई पहचान बनाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। विकसित भारत पे आज हम थोड़े से फोकस रहेंगे। पीयूष, जैसा कि सबसे पहले तो आपने जिस इवेंट में पार्टिसिपेट किया उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टार्टिंग इसी से करेंगे कि इवेंट क्या था, क्या पूरा प्रोसेस था, कैसे इसमें आपका चयन हुआ और विकसित भारत को लेकर आपका खुद का पर्सनल लेवल पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसके बारे में सबसे पहले। मेरा नाम पीयूष शर्मा है। मैं कोटखाई केभराल गांव का निवासी हूं और हाल ही में मैंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में पार्टिसिपेट किया। तो ये कार्यक्रम 10, 11, 12 तारीख को हुआ था और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहले इसके 4 चरण हुए थे, 4 एलिमिनेशन राउंड्स हुए थे। तो जो हमारा फर्स्ट राउंड था वो था क्विज राउंड। उसमें हमारे को क्विज के कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने थे। ये भारत से रिलेटेड क्वेश्चन थे, संविधान से रिलेटेड और भारत की प्रौद्योगिकी से रिलेटेड। इस क्विज को करने के उपरांत जो हमारा सेकंड राउंड हुआ वो एसे राइटिंग राउंड हुआ। उसमें हमें 10 विषय दिए गए थे और हमें अपने हिसाब से जिस विषय में हम कंफर्टेबल है, जिसमें जानकारी है, उस विषय पे हमें ऐसे लिखना था। तो उस पर मैंने टेक फॉर विकसित भारत विषय पे ऐसे लिखा। फिर उसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन थी तीसरे राउंड में जो धर्मशाला में हुई। तो वो धर्मशाला में जो प्रेजेंटेशन हुई उस पर हमें अपने टॉपिक को प्रेजेंट करना था, अपने विचार रखने थे और हमें अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखानी थी वहाँ पे। तो वो कंप्लीट करने के बाद जो बच्चे फर्दर सिलेक्ट हुए, फिर हमारा एक इंटरव्यू राउंड हुआ जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने लिया था दिल्ली से। उस पर हमारे से थोड़ा सा पूछा गया हमारे बैकग्राउंड के बारे में, हमारी नॉलेज के बारे में। और फिर उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ दिल्ली के लिए, बड़े कार्यक्रम के लिए जो 10, 11, 12 तारीख को हुआ। जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए और हमें विभिन्न बड़े उद्योगपतियों से मिलने का मौका मिला, अपने विचार रखने का मौका मिला, हम क्या सोचते हैं विकसित भारत के बारे में वो बताने का मौका मिला। एक बहुत बड़ी बात होती है, मतलब 130 करोड़ का देश है और उसमें से सिर्फ 3000 लोग जब सेलेक्ट होते हैं इस तरह के इवेंट के लिए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आपसे एक काइंड ऑफ एक संवाद करेंगे, आपके अपने विचार आपके सामने रखते हैं। क्या वो एक्सपीरियंस था, क्या वो किस तरह का एक इमोशन था जब आपको पता चला कि इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस कार्यक्रम में शामिल हुए, किस तरह के इमोशंस थे, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मतलब इमोशंस बहुत, उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए बहुत ही एक्साइटेड था मैं कि मुझे जब पता चला कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मेरी सिलेक्शन हो गई। तो फिर बहुत ज़्यादा खुशी हुई पहले तो। फिर मैंने फिर फर्दर तैयारियाँ की कि मुझे वहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है। और फिर जिस दिन प्रधानमंत्री जी हमारे सामने आए, उन्होंने अपने विचार रखे, हमारे विचार सुने, तो वो पूरा एक्सपीरियंस मतलब अभी भी जब याद करते हैं तो बहुत एनर्जेटिक लगता है। उन्होंने जिस तरह से युवाओं को प्रेरणा दी कि आपको कैसे विकसित भारत बनाना है, आपको कैसे भारत में रहकर भारत के लिए काम करना है, आपको कैसे राजनीति में भी आना है, आपको कैसे अपने बिजनेस स्टार्टअप भी करने हैं। तो
उनकी बातें सुन के मैं ही नहीं, जो मेरे साथ और भी थे, सब बहुत ज़्यादा सबको प्रेरणा मिली और सब बहुत एक्साइटेड थे कि हमें अब घर जाके कुछ ना कुछ ज़रूर करना है और हमें ये भारत का जो विकसित भारत का लक्ष्य है इसको पूरा करना है। बिल्कुल, मोटिवेशन तो मिलती ही है, खासकर जब इस तरह का लीडर आपके सामने हो, जो अपने आप में इतना डायनामिक माना जाता है वर्ल्ड लेवल पर भी। विकसित भारत का एक लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है, यही इसका एक टॉपिक भी था। आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये जानना चाह रहा हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या, कैसे इसको अचीव किया जा सकता है, और अब तक अचीव ना किए जाने के पीछे आप वीक पॉइंट्स क्या कुछ मानते हैं, क्योंकि आप यंगस्टर जो हिमाचल का जो यूथ है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से यूथ इस टारगेट को हासिल करने में आगे आ सकता है, अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? तो विकसित भारत का जो मुख्य उद्देश्य है वो है 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है और उस पर काम हो रहा है। अभी हम 5वें स्थान पे है और हम जल्दी ही जापान को क्रॉस करके हम एक अच्छा हम तीसरे चौथे स्थान पे आ जाएंगे। लेकिन जो विकसित भारत हमें बनाना है उसमें सबसे पहले हमें कार्य करना होगा फंडामेंटल्स पे। हमें अपने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो स्कीम चली रही है प्रधानमंत्री जी की, उस पे काम करना है पहले। इस पे हमें भारत में ही चीजें मैन्युफैक्चर करनी है, भारत में ही, भारत से एक्सपोर्ट्स बढ़ाने। अभी हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं बाहर से, हमें बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करनी है और युवाओं का जो इसमें प्रतिभागिता रहेगी वो बहुत ज्यादा है। अगर युवा भारत में रह के भारत के लिए कुछ करता है, भारत में अपने बिजनेसेस करता है, भारत में अपने स्टार्टअप्स खोलता है और साथ ही में भारत में राजनीति में भी पार्टिसिपेट करता है, तो मुझे लगता है कि हमारी जो पॉलिसीज़ होगी वो बहुत अच्छी बनेगी। हम मतलब ग्राउंड लेवल पे चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, ग्राउंड लेवल पे हम कुछ चीज़ें बनाएंगे जिससे हम दुनिया को वो चीज़ें बेच पाए। तो अभी हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। मैं विकसित भारत से समझता हूँ कि जब हम दुनिया को दिखाएंगे कि भारत क्या बनाता है और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यहाँ से बाहर जाएंगे। साथ ही में विकसित भारत से मेरा मानना ये है कि जहां हर युवा पढ़ा लिखा हो, जहां हर घर में सारी मूलभूत जो सुविधाएं होती है हमारी वो पहुंचे, जहां पे हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की पूरी आज़ादी हो, आज भी है, बट बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां सब अपने कुछ ना कुछ कर सके, वो चाहे किसी भी फील्ड से हो। तो मेरा यही मानना है विकसित भारत से, जो मैं समझता हूँ। ठीक, एक बेसिक डिफरेंस जो होता है एक डेवलप्ड कंट्रीज़ में और एक जो विकासशील देश जिसे कहा जाता है डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होती है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करती है, कैपिटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़्यादा फोकस करती है। साथ ही जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा काम करती है, ऐसा माना जाता है। ये हालांकि ये डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एक पार्ट ऑफ दैट डेफिनेशन ज़रूर इसे कहा जा सकता है। इंडिया अभी सर्विस सेक्टर में तो आगे बढ़ ही रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटल सेक्टर में थोड़ा सा अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या वो पॉइंट्स हैं जहां पर हम थोड़ा लैक कर रहे हैं और आने वाले वक्त में कैसे इन चीज़ों में स्ट्रांग हो सकते हैं? और क्योंकि आप टेक वर्ड से खुद भी रिलेट करते हैं, बीएड बीटेक आप कर चुके हैं, इंडिया का यूथ स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां पे वो इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर पा रहा है इंडिया की नेशनल लेवल पर, और किस तरह से इसे और ज़्यादा बेहतर बनाने में वो अपना जो रोल है वो बेटर कर सकता है, बेटरमेंट की तरफ नेशन को आगे बढ़ाने में? सबसे पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन का थोड़ा आंसर दूंगा कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन और इसको कैसे टैकल करेंगे। तो हाँ, अगर हमको डेवलप्ड नेशन बनना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा, हमें अपने प्रोडक्ट स्वयं बनाने पड़ेंगे। इसमें सबसे पहले सरकार को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम कुछ ऐसी स्कीम्स, ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी सब्सिडीज़ लाए जहाँ पे थोड़ा इंसेंटिवाइज किया जाए अगर कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। क्योंकि इनिशियली जब आप ये चीज़ें करोगे स्टार्टअप बिजनेस, इसमें बहुत समय लगता है, बहुत रिसोर्सेज और साथ में बहुत पैसे आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इसके लिए अगर गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करे, आपको थोड़ा बैकअप दे कि आपको कहीं सब्सिडी मिल जाए, कहीं टैक्स इंसेंटिव्स मिल जाए, तो बहुत इजी हो जाएगा ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को स्टार्ट करना। फर्स्ट थिंग इज दिस। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है कि हमारे ये कैसे टेक और इस सबको कैसे कर सकते हैं हम, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले टेक
इज बेसिक नीड। हमको टेक पे तो बहुत स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। आपने अभी हाल ही में न्यूज़ में भी देखा होगा कि चाइना ने अपना नया एआई मॉडल डीपसीक एआई भी मार्केट में आ चुका है। तो अभी हमारे पास इंडिया के पास कोई अपना फंडामेंटल एआई मॉडल नहीं है। काम हो रहा है बट अभी बना नहीं है। हम रिसर्च में काफ़ी पीछे है। एज एन इंजीनियर मेरे को भी पता है कि हम थोड़ी रिसर्च में लैग कर रहे हैं। इंजीनियर्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं, बहुत क्वालिटी इंजीनियर्स है, बट वो जो रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया में कम है। अभी हमारे को थोड़ा ग्राउंड लेवल पे एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, जहां हम हर स्टूडेंट को हेल्प करें कि वो थोड़ा रिसर्च करे, वो थोड़ा डीप चीज़ों को समझे, ना कि सिर्फ नौकरी के पीछे बस उद्देश्य ये ना हो कि हमारी पढ़ाई खत्म हुई और हमें ये नौकरी वाली जो आपने बात तुरंत करी, नौकरी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा माइंडसेट रहता है कि जल्दी जल्दी पढ़ाई ख़त्म की जाए, जल्दी जल्दी एक नौकरी ग्रैब की जाए, उसके बाद जल्दी जल्दी उसी रास्ते के थ्रू पैसे कमा के अपना एक घर परिवार चलाया जाए। अभी क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका भी एक एडवाइस रहती है यूथ को, यंगस्टर्स को, कि नौकरी पाने से ज़्यादा नौकरी देने वाला एक आप स्रोत बने, ताकि आप रोज़गार के अवसर भी सृजित करें। मेक इन इंडिया जो चलाया गया था कैंपेन, वो इसीलिए था, और आज भी वो चल रहा है। उसको लेके स्टार्टअप जो योजना है केंद्र सरकार, वो भी चला रही है, युवाओं को काफ़ी ज़्यादा प्रेरित कर रही है। तो इस माइंडसेट से बाहर निकल के स्टार्टअप वाले माइंडसेट में जाने के लिए और नौकरियां पैदा करने वाला एक माइंडसेट लाने के लिए यंगस्टर्स को किस रास्ते में जाना चाहिए, और कितना गवर्नमेंट से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है या फिर मिलना चाहिए, और कितना वो अपने दम पर इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ सकते हैं? मेरा मानना है इसमें कि ये आपको स्कूल लेवल से ही आपको ना बेसिक जो आपकी रूट्स है उस पे ही इस चीज़ को इंक्लूड करना चाहिए। मतलब आप जैसे मतलब अगर आप स्कूल में कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराइए, जहाँ स्टूडेंट्स को बोलिए कि आप ये कुछ बना के लाइए, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप कुछ मॉडल्स बना के लाइए, आप मैथ्स में कुछ करते हो तो आप कुछ करके लाइए, मतलब एक्चुअली कुछ प्रोडक्ट लाइए और उस पर डिबेट हो, डिस्कशन हो कि ये कैसे बनाया, क्या टेक्नोलॉजी थी। तो उससे बच्चों में फंडामेंटली ये ग्रो होगा कि हमारे को जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें उससे इंप्लीमेंट करके कुछ बनाना है। मतलब वो पढ़ाई सिर्फ हमारी मतलब किताबों तक ना रहे, हम इंप्लीमेंट कुछ करें। सबसे पहले हमारा फोकस उस पे होना चाहिए। फिर साथ में क्या होना चाहिए कि मेरे को जो लगता है हर स्कूल में थोड़े इंक्यूबेशन सेंटर्स बनने चाहिए, कि जहाँ पे अगर आपको कुछ स्टार्टअप यहाँ कुछ करना है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मिले, और कुछ एडवाइजरी कोई आपकी एडवाइस हेल्प करे उस चीज़ को बनाने में। तो अगर हम स्कूल लेवल से ये करेंगे तो जब तक स्टूडेंट कॉलेज में पहुंचेगा उसके बेसिक्स फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होंगे। उसको पता होगा कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं चीजें बनती कैसे है, लोगों को मार्केटिंग कैसे की जाती है, और एक्चुअली प्रोडक्ट को बेचा कैसे जाता है। तो जब ये सॉल्व हो जाएगा तो फिर कॉलेज में तो मेरे को लगता है कि फिर आपके जो फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे तो फिर तो आपको दोस्त अच्छे मिलेंगे, बनेंगे, आप आइडिया को फिर एक्चुअली इंप्लीमेंट करेंगे, मार्केट में जाएंगे, फंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स इन चीजों में इंक्लूड होंगे, और आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हो अगर आपकी ये जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाती है। तो आज के दौर में भी ये सब, तो क्योंकि बड़े स्तर पर अगर हम देखें तो इंडिया एक मार्केट हब बनता भी जा रहा है टेक वर्ल्ड में, ख़ासतौर से जो बाहरी देश हैं दुनिया के, वहाँ पर इंडियंस अपना काफ़ी फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पर अपना लोहा मनवा रहे हैं। तो आपको लगता है कि स्टेप उठाना शुरू कर दिया है हमने उस दिशा की तरफ, जिस दिशा की तरफ विकसित भारत की जो राह जाती है, जो रास्ता जाता है? इस बारे में मेरा थोड़ा ये मानना है कि जो इंडिया से बाहर कंपनीज है जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इसके जो फाउंडर्स है वो तो इंडियंस ही है सारे। बस थोड़ी दिक्कत ये है कि इंडिया का जो ब्रेन है वो बाहर थोड़ा ड्रेन हो रहा है, बाहर जाके थोड़ा काम कर रहा है। अगर गवर्नमेंट कुछ मतलब उसको अट्रैक्ट करे, लाइक स्टूडेंट्स यहीं पे काम करके ग्राउंड लेवल पे यहीं से चीजें बनाना शुरू करे। जैसे मैं एआई की बात कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इस वक्त बहुत बज़वर्ड है और सब समझना चाह रहे हैं कि एआई है क्या। तो अभी तक इंडिया में कोई बड़ा एआई प्रोडक्ट या कुछ मॉडल लॉन्च नहीं हुआ है, बाहर बहुत हो चुके हैं, चैट जीपीटी से लेकर डीपसीक एआई सब कुछ आ गया है। तो अब इंडिया की बारी है कि अब हम अपनी टेक्नोलॉजी को दिखाए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब इंडिया का इंजीनियर इंडिया में ही रहेगा, यहीं रिसर्च करेगा और यहीं प्रोडक्ट बनाएगा और फिर दुनिया को वो प्रोडक्ट दिखाएगा। तो मेरा इसमें ये मानना है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए, वो चाहे इंसेंटिव्स हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कि आपका जो टैलेंट है वो ड्रेन ना हो, वो कुछ एक्चुअल यूज करे अपने टैलेंट का और इंडिया में रहकर इंडिया के लिए कुछ बनाए। तो वो आप जैसे स्टार्टअप ओनर जो हैं आने वाले वक्त में इंडिया के उस ब्रेन को यहीं पर ड्रेन करने की कोशिश करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हिमाचल पे अगर हम बात करें, क्योंकि आप शिमला से आते हैं, कोटखाई से आते हैं,
हिमाचल का जो यूथ है या हिमाचल ओवरऑल स्टेट की अगर बात करें तो वो किस हद तक इस एम को पूरा करने में, इसकी तरफ बढ़ने में इन्वॉल्व हो सकता है, किस तरह से अपना पार्टिसिपेशन दे सकता है, खासकर यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो किस हद तक, किस तरह से विकसित भारत के इस कैंपेन में शामिल हो सकते हैं? अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो हर स्टेट को अपनी भागीदारी दिखानी होगी। तो अभी हिमाचल में भी बहुत काम हो रहा है और यहाँ बच्चे, क्योंकि मैं पहली बार पार्टिसिपेट किया मैंने ऐसे इवेंट में, तो मेरे को बहुत सारे नए दोस्त बने हिमाचल के, बहुत अलग अलग जगह से, कोई धर्मशाला, कांगड़ा, किन्नौर, तो सबके पास बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यूज थे और बहुत अलग पर्सपेक्टिव्स थे और सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। वो भी सबकी प्लानिंग है कि हम कहीं स्टार्टअप करेंगे, हम कुछ करेंगे और कर भी रहे हैं। तो हिमाचल के लिए मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हमारे को अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है जो मेरे को लगती है यहाँ है सॉल्व होनी चाहिए। जो मेरे को मेन प्रॉब्लम लगती है, एक है थोड़ा हमारे को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा लैग कर रहा है, उस पे हमारे को फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि फ्यूचर में काम सारा टेक्नोलॉजी का है। फ्यूचर इज ऑल अबाउट एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन। सो हमारे को थोड़ा इस पे फोकस करना चाहिए हिमाचल को। मैं एक एग्जांपल भी दूंगा आपको जो मुझे लगता है अपने पर्सनल, कि जैसे अभी फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत यूज होगा हर वर्ड में, तो उसके लिए डेटा सेंटर्स एक फाउंडेशन होती है कि आपको डेटा सेंटर्स बनाने पड़ते हैं। डेटा सेंटर वो होते हैं जहां पे सर्वर्स रखे जाते हैं, वो सर्वर में डेटा स्टोर किया जाता है। तो अगर हम डेटा सेंटर, हिमाचल के लिए बहुत यूजफुल होगा और हम ये कर भी सकते हैं, क्योंकि डेटा सेंटर में सबसे बड़ी नीड होती है इलेक्ट्रिसिटी एंड देन वाटर। वाटर की इसलिए नीड होती है क्योंकि जो सर्वर्स होते हैं वो गर्म होते हैं, उनको कूलिंग करनी पड़ती है बहुत जल्दी, उनको मतलब वो बहुत गर्म होते हैं तो उनको कूल करना पड़ता है, उसके लिए वाटर बहुत चाहिए होता है। एंड सेकंड वन इज कि आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है इन डेटा सेंटर्स को रन करने के लिए। हमारे पास यहाँ सोलर पावर प्लांट्स बहुत है, हमारे पास अपना हाइड्रो पावर प्लांट्स है, तो हम इनको कैसे कैसे कनेक्ट करके, जो मेरा मानना है डेटा सेंटर्स की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है मेरे को, जो हिमाचल में दिखती है, और इसमें हमारे युवाओं को और सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में कि हम कैसे डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें यहाँ पे। और युवा बस अपना, मेरा मानना है कि युवा बस अपने को उत्साहित रखे नई चीजें सीखने के लिए। कहीं भी कोई इवेंट हो उस पर पार्टिसिपेट करे, इंक्यूबेशन सेंटर्स में जाए। गवर्नमेंट के जो बहुत सारे इवेंट होते हैं, ये माय भारत एक पोर्टल है, मैं बताना चाहूँगा सबको, जहाँ पे हमने भी पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, आप वहाँ पे जाइए, अपना रजिस्टर करिए और मिलिए लोगों से। बाहर जब आप बात करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, तो आपका दिमाग खुलेगा और आप फिर समझेंगे कि चीज़ें कैसे होती है, और आप हिमाचल को फिर ही आगे ले जा पाएंगे जब आप इंटरेक्शंस करेंगे और बातें करेंगे। ठीक है। टेक के अलावा और कौन से सेक्टर्स इसमें रहते हैं? जब हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ टेक वर्ड नहीं, उसमें तो आपका जीडीपी का लेवल क्या है कंट्री का, वो भी आता है, आपका लाइफस्टाइल रेशो कितना है वो भी आता है, जेंडर रेशो क्या है, आपका लिटरेसी रेट क्या है। इन अलग अलग सेक्टर्स में ख़ुद को एडवांस्ड बनाने के लिए, ख़ुद को प्रूव करने के लिए इंडिया में किन चीज़ों की तरफ ध्यान अभी दिया जाना आपकी राय में लगता है कि बाकी है? मैं सेक्टर स्पेसिफिक इसका आंसर दूंगा। सबसे पहले हम एजुकेशन सेक्टर से शुरुआत करते हैं। तो एजुकेशन में मेरे को लगता है कि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा जो करिकुलम है वो नई चीज़ों को अडेप्ट जल्दी करे। हमारे करिकुलम थोड़े आउटडेटेड हो रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नई एडवांसमेंट आ रही है, तो हमारे को थोड़ा इंक्लूड करना चाहिए नए सब्जेक्ट्स को। वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी से ही हो, वो आर्ट्स से भी हो सकता है, कॉमर्स से रिलेटेड हो सकता है, साइंस में हो सकता है कुछ। तो सबसे पहले हमारे को कोर्स को अपडेट करना है और हमको ये सुनिश्चित करना है कि जैसे हमारे कई इंडिया में कई बहुत रिमोट विलेजेस है, हिमाचल में भी है चंबा, जहाँ पे थोड़ा स्कूल से बच्चे जल्दी पहुँचने में, यहाँ आने जाने में दिक्कत है, तो हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करें कि जहाँ हर टीचर हर स्टूडेंट को एक्सेसिबल हो, मतलब वो अपना पढ़ सके और ऑनलाइन डिजिटली ये हो सके। सेकंड इज इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में मेरा मानना है कि टेलीमेडिसिन, मतलब डॉक्टर से आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सके, उसमें भी भारत को थोड़ा काम करना चाहिए। अभी हो भी रहा है। अभी जैसे हमारे आभा कार्ड भी बन रहे हैं, तो आभा कार्ड का जो मेन मकसद है वो ये है कि आपका जो डेटा है, पेशेंट हिस्ट्री, वो स्टोर की जाए और फिर उससे रिजल्ट निकाले जाए कि अगर ये पेशेंट की ये हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री, तो वो फ्यूचर में प्रिडिक्शन की जाए कि उनको क्या हो सकता है। मान लो आपको शुगर की प्रॉब्लम है और आपके कांस्टेंट, जब आपकी वो डेटा देखा गया तो पाया गया कि आपको शुगर से आप काफी वो रहते हो, तो डॉक्टर भी इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये चीज कि हाँ
हाँ इनकी मेडिकल हिस्ट्री ये सपोर्ट कर रही है कि इनको शुगर से कुछ प्रॉब्लम्स उसको cure रहती किया है, जा सकता है हाँ, time मतलब से। तो एक तो इस फील्ड में काम कर सकते हैं। फिर हम एग्रीकल्चर में तो बहुत स्कोप है हमारे पास, माँ को ड्रोन की बहुत जरूरत है, वो हो भी रहा है कि ड्रोन से स्प्रेज ये सब कुछ हो रहा है। सेकंड इज कि हमको ना ये थोड़ा अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रांग बनाना है कि एक मतलब ऐसा बनाना है कि हिमाचल का सेब, मैं एग्जांपल लूंगा कि हिमाचल का सेब ऑनलाइन डिजिटल बिके, एक तो कुछ हम ऐसा करें जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा रहे, और दूसरी कि हमारा लॉजिस्टिक का जो ये सप्लाई चेन है जिसमें कोल्ड स्टोर्स आते हैं आपके, या आपके ये ट्रक्स आते हैं जो ये सप्लाई करते हैं, ये बहुत एफिशिएंट हो, मतलब ये ट्रैक किया जा सके सब कुछ। तो इस पे हमारे को काम करना है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और एक जो लास्ट सेक्टर है मेरे को लगता है गवर्नेंस, मतलब बहुत से लोग हैं जिनको सब्सिडी स्कीम्स का पता ही नहीं होता। बहुत सारी सब्सिडीज गवर्नमेंट चलाती है बट लोगों तक पहुंचती नहीं है, और जिन लोगों की उसको की सच में जरूरत होती है कि मेरे को ये सब्सिडी चाहिए थी, उन्हें जब तक पता चलता है उसका वो मतलब नहीं मिल पाती उनको। तो कुछ ऐसे सिस्टम्स बने कि जहां पे लोग इजीली एक्सेसिबली पता कर सके कि क्या स्कीम्स है, क्या सब्सिडीज है, हमें कैसे अवेल करनी है, ये सारी चीज़ें। तो ये 4 सेक्टर्स पे ये मेरी सोच है। ग्रेट, बहुत अच्छी सोच है और बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच है जिस पर आगे काम किया भी जा सकता है। थोड़ा सा अपने बारे में, बीटेक आपने करी है बैंगलोर से, क्या आपका स्ट्रीमलाइन है, क्या आपका एम है, किस चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं? स्टार्टअप आइडिया मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि वो फंडिंग मिलने तक सीक्रेट रहता है, और फंडिंग के लिए जिस तरह से आप अपना पिच रख रहे हैं जल्दी मिल भी जाएगी। टेक वर्ल्ड में किस दिशा में जाना चाह रहे हैं, और क्या लगता है कि कामयाबी जल्दी मिल जाएगी? टेक वर्ल्ड में मतलब मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत पहले से ही बहुत डिफरेंट है। मैं सोचता मतलब मेरे को जॉब ओरिएंटेड बहुत कम है मेरा, थोड़ा मैं बिजनेस ओरिएंटेड ही सोचता हूँ। अभी मतलब कोशिश कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि कुछ बड़ा करूँ। तो मेरा प्लान है कि मैं टेक्नोलॉजी को थोड़ा हमारे हिमाचल के एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में इंटीग्रेट करूं, और कोई मतलब ऐसे सिस्टम्स बनाऊं जहां पे लोग, हमारे फार्मर्स इजीली, एक तो इंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा एक्सेस मिले उनको, और दूसरा उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वैल्यू मिले, वो बिके। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे को लगता है पर्सनली कि जो मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू बना सकते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट होता है खुमानी, उसके अंदर की उसमें भी एक तेल बनता है, उसका मैं एग्जैक्ट नाम तो नहीं जानता, बट वो बहुत यूजफुल होता है आपकी बॉडी के लिए। तो आप उस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। हमारे एप्पल में तो वैसे भी बहुत पोटेंशियल है, आप विनेगर बनाते हैं उसमें बहुत पोटेंशियल है, आप एप्पल में चिप्स बनाइए उसमें पोटेंशियल है। अभी एक एप्पल का कोई मैंने प्रोडक्ट पढ़ रहा था मैं, स्पार्कलिंग वाटर, एक नया एक कंपनी है पेपर बोट, उन्होंने लॉन्च किया है वो, तो वो भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है और अभी हम उस पर काम कर रहे हैं तो मेरे को लगता है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स तो बहुत है, बस हमें राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है और हमें राइट मार्केटिंग नहीं मिल रही है। बस मेरे को उसी पे काम करना है कि मेरे को राइट प्लेटफॉर्म देना है और राइट मार्केटिंग देनी है, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट्स है इजीली एक्सेसिबल हो और थ्रू आउट द वर्ल्ड हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में हो, हम बाहर भी बेच सके, ताकि हमारे यहाँ के फार्मर अच्छी अर्निंग कर सके और मतलब फंडामेंटल लेवल पे वो स्ट्रॉन्ग बने। ठीक है, सोशल मीडिया का कितना रोल इसमें प्ले रहता है? क्योंकि आज के टाइम में एआई का दौर है, जैसे आपने बताया, बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर भी हो जाती हैं, बताना कुछ चाहते हैं वहाँ पे प्रसारित कुछ और ही कर दिया जाता है। विकसित भारत का जो एम है, जो कैंपेन है, जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, उसको अचीव करने में सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी नज़र में, और कितना बेहतर इसे किए जाने की और गुंजाइश आप देखते हैं? सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कुछ ही सेकंड्स में बहुत सारे लोगों के समक्ष अपने विचार रख सकते हैं। तो विकसित भारत, अगर जैसे विकसित भारत के कैंपेन्स भी हुए तो ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। इसके एक्टिव होने का मुख्य कारण था कि हम बहुत सारे युवाओं तक पहुंच सके, हम अपने विचार युवाओं तक पहुंचा सके। तो मुझे लगता है कि अगर विकसित भारत बनाना है तो हमें सोशल मीडिया पे तो एक्टिव रहना चाहिए, हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने चाहिए। अगर आप टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं तो आप उस पर बात कीजिए, आप आर्ट्स में अच्छे हैं तो आप उस पर बात कीजिए, आप नीति में अच्छे तो आप उस पे बात कीजिए और अपने पॉइंट्स रखिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आपको देख के कोई अगर एक व्यक्ति भी चेंज हो रहा है और वो कुछ नया सीख रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। और आप सोशल मीडिया से कुछ ही सेकंड्स में बहुत सारे लोगों को अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंस सब कुछ शेयर कर सकते हो, और क्या पता किसी दिन आपके एक्सपीरियंस से कौन कितना प्रभावित हो जाए और वो लाइफ में कितना आगे बढ़ जाए। तो मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया तो बहुत जरूरी है, बट इन अ राइट डायरेक्शन, मतलब अच्छी चीजों के लिए। राइट डायरेक्शन में पॉलिटिक्स की आपने बात करी, यंगस्टर्स जो है वो पॉलिटिक्स में जाने से थोड़ा डरते भी हैं, थोड़ा घबराते भी हैं और काफ़ी हद तक इसे
मॉरली सही नहीं मानते, जबकि अभी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काफ़ी कोशिश करती है युवाओं को ये बताने समझाने के लिए कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट दैट बैड जितना सोचा जाता है। कहाँ लैग कर रहे हैं युवा यंगस्टर्स पॉलिटिक्स के बारे में? क्या वो माइंडसेट अभी भी वैसा ही है या बदल रहा है, और अगर नहीं बदल रहा तो उसको बदलने के लिए कितना क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है? राजनीति में युवाओं का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि अगर आप राजनीति में होंगे तभी आप पॉलिसी स्कीम्स बना सकते हो। एग्जैक्टली, हाँ। एग्जैक्ट अगर आप उस चीज़ों से भागते हो कि मुझे राजनीति में नहीं जाना, हाँ। तो आप ये नहीं सोच सकते कि फिर हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, नहीं। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे युवा, एजुकेटेड युवा राजनीति में आएंगे तो वो सबसे पहले काम करेंगे जो उनको प्रॉब्लम्स दिखती थी जब वो राजनेता नहीं थे। हाँ। वो उसको सॉल्व करने में अपना पूरा प्रयास करेंगे। वो स्कीम्स लाएंगे, पॉलिसीज लाएंगे। हाँ। और वो समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की। ठीक है, तो आप अगर टेक वर्ल्ड में अगर अचीव कर लेते हैं अपने टारगेट्स तो क्या आप पॉलिटिक्स में जाएंगे? ये फ्यूचर, ये अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, जरूर मौका मिला तो अगर मौका मिला तो मैं जरूर करना चाहूंगा इसमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए, स्टूडियो में आए, हमारे इस खास कार्यक्रम में इसका हिस्सा बने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने दर्शकों को बताई और हमें उम्मीद है कि आज की बात के इस खास अंक में दर्शकों को ये समझने का मौका मिला होगा कि विकसित भारत इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और आज का युवा, आज का नागरिक इसमें किस तरह से भागीदार बन सकता है, किस तरह से अपना इनपुट इसमें देकर इस लक्ष्य को हासिल करने में इसका जो रोल है अपना वो प्ले कर सकता है। आज के इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आज की बात में एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।